नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, अपन 1919 के अधिनियम के बारे में परिचर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी में। आपको पता है, जब भले आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके सिलेबस में संवैधानिक विकास टॉपिक जो हिस्ट्री का टॉपिक होता है, उसमें से दो एक्ट 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ये आपके सिलेबस में मेंशन होते हैं। आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, 1919 और 1935 का अधिनियम दो ऐसे एक्ट है जिनके बारे में एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आज अपन 1919 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे। आज अपन 1919 के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उन्नीस सौ उन्नीस का अधिनियम। 1919 का अधिनियम क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके भी बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसे संभावित क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे 1919 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कई बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा 1919, 1935, 1942 या 1773। तो 1919 के अधिनियम है, उसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्यों कहा जाता है इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड? क्या रीजन है? एक नाम है मॉन्टेग्यू और एक नाम है चेम्सफोर्ड। एक मॉन्टेग्यू और एक चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। उस समय भारत सचिव हुआ करते थे। भारत सचिव जो ब्रिटेन में बैठते थे और ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? वायसराय हुआ करते थे। और आप जानते हैं सभी लोग, वायसराय को पहले गवर्नर जनरल बोलते थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट हुआ। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया, जिसे इलाहाबाद घोषणा भी बोलते हैं। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। पहले वायसराय को गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे। कब? 1857 की क्रांति तक। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया और उस एक्ट में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और बाद में इन्हीं का नाम बदलकर हो गया वायसराय। व्यक्ति वही है, लॉर्ड कैनिंग व्यक्ति वही है, पद नाम चेंज हो गया। पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, फिर नाम क्या हो गया? वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग आपको तो गवर्नर जनरल भी रहे और वायसराय भी रहे, दोनों पदों पर रहते। ये अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग की। अब आपको समझ में आ गया, व्यक्ति एक ही, उनका नाम चेंज हुए। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आया, उसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय। क्वेश्चन आएगा, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस एक्ट में करा? 1858 के एक्ट में किया। ठीक है, तो ये तो थे वायसराय। जब 1919 का अधिनियम आया था ना, उसमें वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड हमारे क्या थे? वायसराय। वायसराय भारत में होते थे। भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वायसराय, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, वायसराय अपनी रिपोर्ट किसको देता था? भारत सचिव को देता था। जो वायसराय है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता था? भारत सचिव। वायसराय भारत में होता था और भारत सचिव ब्रिटेन में बैठा होता था। ब्रिटेन में बैठा होता था, लेकिन भारत के साम्राज्य पर इसका नियंत्रण होता था। ठीक है, तो भारत सचिव, तो वायसराय भारत में होता था और वायसराय अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को देते थे और भारत सचिव अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में रखते थे। ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, अब देखिए ये भारत सचिव का पद कब बना, वो भी समझ लो। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बने।
बाद में इनको समाप्त कर दिया 1857 की क्रांति के बाद। 1858 का जब एक्ट आया था उसमें इन दोनों को समाप्त कर दिया और इनकी जगह एक नया पद बनाया, भारत सचिव। कौन सा बताओ? भारत सचिव। ठीक है, तो भारत सचिव का पद कब बना था? 1858 के एक्ट में बना था भारत सचिव का पद। किसको समाप्त, किसकी जगह बना था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त करके भारत सचिव का पद बनाया था। तो ये भारत सचिव का पद है ना, 1858 के एक्ट में बना था। कब बना था? 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट। अब आपको समझ आ गया प्रोसेस क्या होता था? थोड़ा और बता देता हूं। रेजिडेंट होता था, रेजिडेंट अपनी रिपोर्ट किसको देता था? पॉलिटिकल एजेंट को देता था। पॉलिटिकल एजेंट किसको देता था? गवर्नर जनरल को देता था। गवर्नर जनरल किसको देता था? भारत सचिव को देता था। इस गवर्नर जनरल को बाद में नाम क्या हो गया? वाइसराय हो गया। तो वाइसराय अपनी रिपोर्ट किसको देता था? भारत सचिव को देता था। और भारत सचिव इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की संसद में रखता था, ब्रिटिश संसद में रखता था, ब्रिटिश संसद में रखता था। यह पूरा प्रोसेस था। रेजिडेंट अपनी रिपोर्ट पॉलिटिकल एजेंट को देता था, पॉलिटिकल एजेंट गवर्नर जनरल यानी वाइसराय को देता। वाइसराय भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब ये अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को देता। भारत सचिव कहां बैठता था? ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन में बैठता था और ये भारत में। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी वाइसराय होता था। ये अपनी रिपोर्ट भारत सचिव को देता जो ब्रिटेन में होता था। और ये भारत सचिव ब्रिटेन की संसद में रिपोर्ट कहां रखता था? ब्रिटेन की संसद में रखता था। इस प्रकार एक पूरा प्रोसेस चलता था। क्लियर? तो जब भी ऐसे दो नाम आए, आपको दो नाम देखने को मिल जाए, दो नाम कैसे देखने को मिल जाए? जैसा आपने कभी पढ़ा होगा 1909 का एक्ट है ना, उसका नाम है मार्ले मिंटो एक्ट। 1909 वाला एक्ट है ना, उसका नाम क्या? मार्ले मिंटो एक्ट। तो मार्ले कौन है? मार्ले है भारत सचिव। मिंटो कौन है? उस समय के वाइसराय। तो जब भी दो नाम मिले, मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो समझ जाना पहला नाम भारत सचिव का है जो ब्रिटेन में बैठा होता है, और दूसरा नाम वाइसराय का है जो भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आज के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। पूछ सकते हैं 1909 का एक का नाम है मार्ले मिंटो, 1919 का है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू कौन था? भारत सचिव था। चेम्सफोर्ड कौन था? वाइसराय था। इसलिए इनके दोनों के नाम पर हो गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं? 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए एक और चीज जो आपको बताना चाहिए, जो 1919 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे? क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे, यह आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि 1919 का अधिनियम क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। कोई भी अधिनियम लाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होते हैं जिसकी वजह से वो अधिनियम लाया जाता है। तो ये क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे, उनके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए यहां से पृष्ठभूमि समझते हैं अपन। 1905 में बंग भंग हुआ था। बंग भंग का मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंग भंग यानी बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है, और यहां से आपको तय सांप्रदायिकता की बीज शुरू हुए थे। हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो आपको तय विभाजन रेखा है वो यहीं से शुरू हुई थी। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ ना फाइनली जाके, उसके पीछे रूट यानी मूल जड़ क्या थी? 1905 का बंग भंग, लॉर्ड कर्जन के समय। यहीं से हिंदू और मुस्लिमों में आपको बताया सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे विकसित होती गई। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, 1906 में अगले ही साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिमों को खुश करने के लिए अलग से मुस्लिम लीग स्थापित हुई। ढाका में मुस्लिम लीग की क्या होगी? स्थापना होगी। ठीक है, अब मुस्लिमों को अलग कर दिया हिंदू से। ठीक है, अब उसके बाद 1907 में अंग्रेज यहीं तक नहीं रुके। 1907 में अंग्रेजों ने कांग्रेस में भी फूट डाल दी। किसमें? कांग्रेस में भी। गरम दल और नरम दल को अलग कर दिया। गरम दल, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल अलग हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 में कहां हुआ था? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में। ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनेगा? गरम दल का या नरम दल का? इस लेख को, इस बात को लेकर भी विवाद हुआ था। ठीक है, ये मुख्य कारण था, बाकी तो और भी था कि बताओ जो हमने स्वराज्य चलाया था, स्वराज्य आंदोलन चलाया था, ठीक है, उसका पूरा प्रसार भारत में करेंगे या बंगाल तक सीमित रहेगा, और भी बहुत कारण है। मुख्य कारण था अध्यक्ष पद को लेकर कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनेगा? गरम दल का या बनेगा या नरम दल का बनेगा? दोनों के बीच टकराव हुआ और फाइनली गरम दल वालों ने कुर्सियां फेंक दी नरम दल वालों पे और गरम दल वाले छोड़ के चले गए अधिवेशन को। बाद में नरम दल के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, रास बिहारी घोष या बोस। ठीक है, तो बोस तो क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग बम बाद में जापान चले गए, वो बोस क्रांतिकारी थे। घोष है इसका करेक्ट आंसर है। तो 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? रास बिहारी घोष बने थे। गलती से बोस मत कर देना,
घोष बने थे जो नरम दल के। बोस तो क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है, ये तो क्रांतिकारी थे। तो रास बिहारी घोष बने थे 1907 के सूरत अधिवेशन के थे। यानी यहां कांग्रेस दो भागों में बट गई। अब देखिए थोड़ा पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करें। यहां कांग्रेस का विभाजन हो गया, यहां कांग्रेस का विभाजन हो गया। यहां देखिए, ठीक है, हिंदू और मुस्लिमों में, हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाल दी गई। फूट डालो राज करो की नीति, हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने का प्रयास किया गया और मुस्लिम लीग बना दी। अलग से क्या बना दी? मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग अलग हो गए, बचे कौन? हिंदू। हिंदू में कांग्रेस, और कांग्रेस का भी विभाजन कर दिया, कांग्रेस का विभाजन कर दिया। और फिर आते आते 1909 में, 1909 में कांग्रेस वालों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि जो ब्रिटिश सरकार है हमारे लिए कुछ नए सुधार करेगी, नए संवैधानिक सुधार करेगी। देखते हैं क्या हुआ। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? मार्ले मिंटो एक्ट लाया गया। कौन था मार्ले? वही पहला होता है वो भारत सचिव होता है, दूसरा होता है वो वायसराय होता है, ठीक है। तो ये मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। तो 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। इसमें दोनों देख रहे थे, मुस्लिम सोच रहे थे हमें खुश किया जाएगा, कांग्रेस वाले सोच रहे थे हमारे लिए भी कुछ किया जाएगा। और अंग्रेजों ने केवल मुस्लिमों के लिए किया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। यहीं से फूट डालो राज करो की असली नीति शुरू हुई। सांप्रदायिकता की शुरुआत ही वहीं से, यहीं से हुई थी, ठीक है। मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की क्या की गई? व्यवस्था की गई, ठीक है। मुस्लिमों के लिए अलग से, ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट में हुई? 1909 के एक्ट में, ठीक है। अब देखिए इसमें केवल कौन खुश हुए? मुस्लिम खुश हुए। कांग्रेस वालों को निराशा हाथ लगी। कांग्रेस वालों को भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए भी कुछ संवैधानिक सुधार करेगी, स्वशासन की मांग को पूरी करेगी। लेकिन अंग्रेजों के इस अधिनियम से, मार्ले मिंटो एक्ट से कांग्रेस वालों को केवल निराशा हाथ लगी। कांग्रेस वालों के लिए स्वशासन की मांग को पूरी नहीं किया गया, सुधार नहीं किए, कांग्रेस वालों को कोई बेनिफिट नहीं गया, केवल मुस्लिमों को खुश किया गया और हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डालने का काम किया, ठीक है। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। और कहा जाता कि मिंटो ने कहा हम नाग यानी सांप, हम नाग के दांत बो रहे हैं, आपको पता है फल भी बड़ा भयानक होगा, ठीक है। और मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो, जो उस समय वायसराय थे, उनको कहा जाता है। अब मुस्लिमों को खुश कर दिया, कांग्रेस वाले नाराज हो गए। अब मुस्लिमों को तो खुश हो गए, अब मुस्लिम अंग्रेजों का फेवर कर रहे हैं। कांग्रेस अलग है, कांग्रेस के भी दो भाग हो गए, गरम दल नरम दल। अब यहां तक कंडीशन समझ में आ रही? चले 1911 में आपको तब बंग बंग रद्द हो जाता है। बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो रद्द हो गया। 1911 में घोषणा हुई, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। जैसे बंगाल विभाजन को रद्द किया, मुस्लिम लीग नाराज हो गए। मुस्लिम नाराज हो गए किससे? अंग्रेजों से। आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है, उससे मुस्लिम बहुत खुश हुए थे, ठीक है। लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, इससे मुस्लिम अंग्रेजों से क्या हो गए? नाराज हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। उस समय भारतीय मुस्लिमों को अंग्रेजों ने भरोसा दिलाया था, भारतीय मुस्लिमों को ब्रिटिश सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हम तुर्की पर आक्रमण नहीं करेंगे। क्यों? तुर्की में खलीफा बैठता है जो मुस्लिम संप्रदाय का सर्वसर्वा होता है, ठीक है। तो सारे मुस्लिम, किसी भी देश के मुस्लिम हो, खलीफा को आपको तो सर्वसर्वा मानते हैं, जो तुर्की में बैठता था। तो ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया था भारतीय मुस्लिमों को कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज सरकार ने तुर्की पर आक्रमण भी किया। इस जैसे ही अंग्रेजों ने तुर्की पर आक्रमण किया, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, भारतीय मुस्लिम अंग्रेजों से और ज्यादा नाराज हो गए। पहले नाराज क्यों हुए? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, मुस्लिम अंग्रेजों से नाराज थे, उनकी नाराजगी और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा हम तुर्की पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने तुर्की पर आक्रमण किया, ठीक है। यानी तुर्की पर आक्रमण का खलीफा पर आक्रमण है, जो मुस्लिम समुदाय का सर्वस्व होता है, ठीक है। इससे मुस्लिमों की नाराजगी बढ़ गई, यानी अब मुस्लिम अंग्रेजों से पूरी तरह आपको पता है नाराज हो गए, ठीक है। यहां तो नाराजगी की शुरुआत थी, यहां नाराजगी और भी बढ़ गई। चलिए, यहां तो एक समय था जब मुस्लिम अंग्रेजों के पास आ गए थे, क्यों? मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे अंग्रेजों ने। लेकिन अब यह समय है जब मुस्लिम अंग्रेजों से क्या हो गए? नाराज हो गए।
उसके बाद सॉरी, अब देखिए उसके बाद यदि बात करें 1916 में होम रूल, 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। होम रूल आंदोलन, होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वशासन। होम का मतलब घर, रूल का मतलब शासन। होम रूल आंदोलन, और ये होम रूल आंदोलन कहां से प्रेरित था? होम रूल जो आंदोलन है वो कहां से प्रेरित था? आपको तो होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था, ठीक है, आयरलैंड से प्रेरित था। कौन बताओ? होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल का मतलब घर का शासन। होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? एक तो एनी बिसेंट ने चलाया था, जो मद्रास से शुरू किया था, एनी बिसेंट ने। एक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने होम रूल आंदोलन चलाया। इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, 14 से लेकर 18 के बीच। 16 में होम रूल आंदोलन चलाया। किसने चलाया? एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। होम रूल, खुद का शासन होना चाहिए। इसे राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार हुआ, भारतीयों में जागरूकता बढ़ी, राष्ट्रीय चेतना की भावना का संचार हुआ, राष्ट्र के प्रति लोग आपको जागरूक हुए, ठीक है। किसके कारण? होम रूल आंदोलन के कारण भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी, राष्ट्रीय जन जागरूकता बढ़ी, ठीक है। यानी जन जागरूकता का लेवल उच्च स्तर पर पहुंचा, ठीक है। अब यहां पर भारतीयों में जागरूकता बढ़ी, भारतीयों में क्या बढ़ गई? जागरूकता बढ़ गई। इसी प्रकार यदि बात करें तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में बड़े अच्छे काम हुए। क्या? जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें जो हिंदू और मुस्लिम आपको अलग अलग थे, कि बंगाल का विभाजन करा था फिर रद्द कर दिया, ठीक है। या मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो टकराव चल रहा था। अब देखिए यहां देखो दो घटना हुई, बंग बंग रद्द, प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है, उसमें तुर्की पर आक्रमण। इससे मुस्लिम अंग्रेजों से नाराज हो गए। जब मुस्लिम अंग्रेजों से नाराज हो गए तो मुस्लिम किसकी तरफ आएंगे? हिंदू की तरफ आएंगे। अब हिंदू और मुस्लिमों में एक एक्ट हुआ, यानी पैक्ट हुआ है ना, समझौता हुआ, ठीक है। उसे बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। ये लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? हिंदू और मुस्लिमों के बीच। हिंदू का मतलब कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच, कांग्रेस और मुस्लिमों के बीच एक समझौता हुआ, उसको बोलते हैं लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इससे हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग थे वो एक हो गए, हिंदू और मुस्लिमों में एकता बढ़ी। लखनऊ समझौते के बाद हिंदू और मुस्लिमों में एकता बढ़ी, ठीक है। क्यों? कांग्रेस ने जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 के एक्ट में, वो कांग्रेस ने स्वीकार कर ली कि आपके लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था वो बिल्कुल सही है, हम इसको स्वीकार करते हैं, अब हमारी साइड हो जाओ। अब हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो दूरियां थी, जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, वो अब खत्म हो गई। हिंदू और मुस्लिम पास पास आ गए, दोनों के बीच समझौता होगा। तो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और यहां पर लखनऊ पैक्ट यानी हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपको पता है एकता हुई, और इसमें जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी उसको स्वीकार कर लिया। अब हिंदू और मुस्लिम पास पास आ गए, एक हो गए। इसी में गरम दल और नरम दल एक हो गए। जो कांग्रेस दो भागों में बटी हुई थी, गरम दल और नरम दल, ये क्या हो गए? एक हो गए। गरम दल और नरम दल एक हो गए। कांग्रेस दो भागों में बटी थी, ठीक है, वो वापस एक हो गए। गरम दल और नरम दल क्या हो गए? एक हो गए। कांग्रेस एक हो गई, ठीक है। अब ये जब घटनाएं होने लगी, देखिए 1916 तक आते आते माहौल कैसे बदल रहा है, ठीक है। 1916 में आते आते कांग्रेस एक हो गई, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एक हो गए, ठीक है। होम रूल आंदोलन के कारण भारतीयों में जागरूकता बढ़ी, भारतीयों में जागरूकता बढ़ी, ठीक है। अब इससे अंग्रेज आपको पता है, ठीक है, अंग्रेजों को डर सताने लग गया कि इधर तो पहला वर्ल्ड वार चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है 14 से लेकर 18, इधर तो विश्व युद्ध चल रहा है और इधर हिंदू और मुस्लिम एक हो रहे हैं। यदि कहीं ये एक हो गए और इन्होंने ऐसा कोई षड्यंत्र रचा तो हो सकता है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ना पड़ जाए। इसलिए आपको पता अंग्रेजों को यह डर सता रहा था, हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्या हो रहे हैं? एक हो गए। कांग्रेस वापस एक हो गई, ठीक है। यानी उनकी जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी 1909 में, वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गई, ठीक है। फूट डालो राज करो की नीति धीरे धीरे समाप्त होगी, ठीक है, उसका प्रभाव समाप्त हो गया। मुस्लिम एक और हिंदू मुस्लिम एक हो गए, कांग्रेस के गरम दल नरम दल एक हो गए। होम रूल आंदोलन के कारण भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। अब अंग्रेजों को लगा समय रहते यदि भारतीयों के लिए कोई घोषणा नहीं की तो बताओ यहां बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा मान लीजिए मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो तुरंत, ठीक है, उस समय भारत सचिव कौन थे? उस समय भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू।
तो मॉन्टेग्यू ने तुरंत एक घोषणा की, ठीक है, और ये घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, 20 अगस्त 19। ये सब परिस्थितियां चेंज हो रही थी। अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने सोचा अब यह समय है जब भारतीयों के लिए कोई ना कोई घोषणा करनी पड़ेगी, संवैधानिक सुधार करना पड़ेगा ताकि भारतीयों को थोड़ा, आपको पता है, संतुष्ट किया जा सके। नहीं तो भारतीय बहुत उफान पे है, इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इधर भारतीय नाराज है, कहीं बहुत बड़ी बात होगी तो अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ा जा सकता है, ठीक है, तो भारतीयों को ठंडे पानी का छींटा देना ही पड़ेगा। तो बताओ, अंग्रेज समय समय भी यही करते थे, जब दूध उफान होता ना, दूध उफान पे आता है तो हम क्या करते हैं, ठंडा पानी का छींटा देते हैं, दूध वापस बैठ जाता है। भारतीयों में उफान था तो अंग्रेजों ने सोचा कोई ना कोई संवैधानिक सुधार करना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी, तो ये घोषणा हुई, ठीक है, 20 अगस्त। अंग्रेज बड़े चालाक थे। 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, मॉन्टेग्यू ने क्या की, घोषणा, इसे बोलते हैं कि मॉन्टेग्यू घोषणा। क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू घोषणा, ठीक है, और अगस्त में की इसलिए इसे बोलते हैं अगस्त घोषणा। क्या बोलते हैं, अगस्त घोषणा। और इसमें भारतीयों के लिए कुछ सुधार की घोषणा की, हम भारत में ये करेंगे, भारत में ये सुधार करेंगे, इसे संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। और यही घोषणा, अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा, आगे जाके कौन सा एक्ट बना, 1919 का एक्ट बना। कौन सा एक्ट बना, 1919। ये पूरी पृष्ठभूमि है, क्यों लाया गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब मैं समझा देता हूं क्यों लाया गया। 1919 का अधिनियम क्यों लाया गया, तो इसके पहला कारण क्या है, होम रूल आंदोलन के कारण भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार प्रसार हुआ, ठीक है, इस कारण लाया गया। दूसरा, ठीक है, हिंदू और मुस्लिमों में एकता बढ़ी, लखनऊ पैक्ट के बाद, लखनऊ समझौते के बाद। कांग्रेस में भी वापस एकता बढ़ी, गरम दल और नरम दल क्या हो गए, एक हो गए, ठीक है। और 1909 का जो अधिनियम था, वो भारतीयों की जो स्वशासन की मांग थी कि भारतीयों ने कहा हमारा खुद का शासन होना चाहिए, वो 1909 के अधिनियम में पूरी नहीं हुई। तो अब कहो, उसको पूरा करने के लिए 1919 का अधिनियम लाया गया था, भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरा करने के लिए, ये उद्देश्य थे। अदरवाइज अंग्रेज, यदि ये सारे काम नहीं होते, हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं होती, वापस कांग्रेस के गरम दल नरम दल एक नहीं होते, उधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं चलता, पहला विश्व युद्ध नहीं चलता, तो शायद 1919 का अधिनियम नहीं आता। तो कोई भी अधिनियम आता है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। यहां देखिए, यहां तो एकदम अपोजिट हो रहा था 1909 तक, यहां से वापस दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम एक होने लगे, कांग्रेस के गरम दल नरम दल एक हो गए, ठीक है। इससे अंग्रेजों को डर लगने लगा कि कहीं भारतीय सारे एक हो रहे हैं, यदि इसमें यूनिटी बढ़ गई तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए मजबूर होकर अंग्रेजों ने घोषणा की 20 अगस्त 1917 को, और यही घोषणा आगे जाके क्या बना, 1919 का एक्ट बना, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया सारी चीजें क्यों लाया गया, ये सिर्फ समझाने के लिए था ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं सीधा ही लिख दूं 1919 के अधिनियम के ये प्रावधान थे तो फायदा क्या है, लेकिन ऐसा अप्लाइड क्वेश्चन भी तो आ सकता है, 1919 के अधिनियम क्यों लाया गया, इसके मुख्य कारण क्या थे। अब आप बता सकते हो कि 1919 का अधिनियम किन परिस्थितियों में लाया गया, क्यों लाया गया, सारी चीजें बता सकते। तो लिख लेते हैं कारण, 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि लिख दो या कारण। 1919 के अधिनियम को लाने के मुख्य कारण, 1919 के एक्ट को लाने के मुख्य कारण कि 1919 का एक्ट क्यों लाया गया, इसको बोलते पृष्ठभूमि, क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे। 1919 का अधिनियम क्यों लाया गया, इसके क्या कारण थे। पहला, जो पिछला अधिनियम 1919 से पहला कौन सा अधिनियम आया था, 1909 का अधिनियम आया था, इससे पहले वो हमारी स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए ये लाया गया था। 1909 का अधिनियम, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो, 1909 वाले को, 1909 का अधिनियम भारतीयों की स्वशासन की मांग को पूरा नहीं कर सका, भारतीयों की स्वशासन की मांग को, स्वशासन खुद का शासन, तो 1909 का अधिनियम भारतीयों की स्वशासन की मांगों को पूरा नहीं कर सका, स्वशासन की मांगों को पूरा नहीं कर सका। यदि 1909 का अधिनियम पूरा कर पाता तो 1919 का लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 1909 में जो अधिनियम आया था इससे पहले वाला, वो हमारी स्वशासन की मांगों को पूरा नहीं कर पाया। जब वो नहीं पूरा कर पाया तो 1909 के बाद 1919 का लाया गया। तो 1919 का अधिनियम लाने के पीछे एक ये भी कारण था कि 1909 का अधिनियम था वो हमारी स्वशासन की मांगों को पूरा नहीं कर पाया था। 1911 में बंग रद्द करने से
1911 में बंग बंग, जो बंगाल का विभाजन था, बंग बंग 1911 में बंग बंग रद्द करने के कारण अंग्रेजों के प्रति मुस्लिमों का असंतोष, अंग्रेज मुस्लिमों से नाराज, आपको पता है मुस्लिम अंग्रेजों से क्या हो गए, नाराज हो गए, ठीक है। कारण अंग्रेजों के प्रति मुस्लिमों का असंतोष, मुस्लिमों का असंतोष, मुस्लिम अंग्रेजों से क्या हो गए, नाराज, तथा 1916 के लखनऊ पैक्ट के तहत, लखनऊ समझौता जिसको बोलते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। पूछ सकते हैं लखनऊ पैक्ट क्या है। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था, उसके अध्यक्ष थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अंबिका चरण मजूमदार। उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, उसी को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को, जो 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो दूरियां थी वो आपको पता है खत्म हो गई, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपको पता है एकता बढ़ी, यानी इनमें नजदीकियां बढ़ी। तो 1916 के लखनऊ पैक्ट के तहत हिंदू मुस्लिम में, हिंदू यानी कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम में एकता को वृद्धि मिली, एकता को बढ़ावा मिला, हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता को बढ़ावा मिला। इधर मुस्लिम नाराज थे अंग्रेजों से, ठीक है, उसका फायदा 1916 के लखनऊ एक्ट में देखने को मिला। हिंदू और मुस्लिम वापस एक हो गए, हिंदू और मुस्लिम क्या हो गए, एक हो गए, ठीक है। तो ये भी एक कारण था, अंग्रेजों को डर सताने लग गया कि हमने तो अंग्रेजों ने सोचा, हमने तो हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग करने के लिए बहुत प्रयास किए, ठीक है। 1909 का एक्ट लाए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन किया, फिर भी मुस्लिम और हिंदू एक हो गए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डर सताने लगा अंग्रेजों को, इसलिए 1919 का एक्ट लाना पड़ा, घोषणा करनी पड़ी, ठीक है। ये भी एक कारण था। तीसरा, कांग्रेस को उन्होंने अलग कर दिया था गरम दल और नरम दल में। कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ, सूरत अधिवेशन में हुआ 1907 में। कांग्रेस वापस एक कब हुई, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। तो अब कांग्रेस भी वापस एक हो गई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के गरम व नरम दल पुनः एक हो गए, कांग्रेस के गरम व नरम दल पुनः एक हो गए। इससे कांग्रेस में एकता का संचार, एकता को बढ़ावा, कांग्रेस में अब एकता बढ़ने लगी, तो कांग्रेस वापस एक हो गई, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेज सोच रहे हैं इधर पहला वर्ल्ड वार चल रहा है, हमारी सेना प्रथम विश्व युद्ध में बिजी है, इधर कांग्रेस के गरम दल नरम दल एक हो रहे हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए सुधारों की घोषणा करना ही ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी। और क्या कारण, होम रूल आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था, होम रूल आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उधर तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत, जिससे राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रीय चेतना व जन जागरूकता का संचार हुआ, राष्ट्रीय चेतना व जन जागरूकता का संचार।
लोगों में जागरूकता बढ़ी, लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी, लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। ठीक है, ये सब कारण होने लगे। होम रूल ने भारतीय लोगों को जागरूक किया, हिंदू मुस्लिम एक हो गए, कांग्रेस वापस एक हो गई। ठीक है, इन सब कारणों के कारण उनकी फूट डालो राज करो की नीति थी अंग्रेजों की, वो भी अब आपको पता धीरे धीरे कमजोर हो गई। इन सब कारणों के कारण मजबूर होकर, इन सब के परिणाम स्वरूप, इन सब के परिणाम स्वरूप, इन सब के परिणाम स्वरूप भारत सचिव, उसमें तात्कालिक भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव मॉन्टेग्यू। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। यही घोषणा, इसे मॉन्टेग्यू घोषणा, किसने घोषणा की थी? मॉन्टेग्यू ने की थी। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा, और कब की थी? अगस्त में की थी, या अगस्त में की थी, अगस्त घोषणा कहा जाता है। मॉन्टेग्यू ने की थी इसलिए मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त महीने में की थी इसलिए अगस्त घोषणा कहा जाता है। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहा जाता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगस्त घोषणा कब हुई? डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आएगा? अगस्त घोषणा कब हुई? तो 20 अगस्त 1917 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? तो अगस्त घोषणा को ही मॉन्टेग्यू घोषणा बोलते हैं, क्योंकि उस समय भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। उन्होंने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की थी, मॉन्टेग्यू ने की थी, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। अगस्त में की थी इसलिए अगस्त घोषणा। तो बात एक ही है, मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा, बात एक ही है। और ये कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को हुई थी। ठीक है, यही घोषणा, यही मॉन्टेग्यू घोषणा, यही घोषणा आगे जाकर 1919 का अधिनियम बना। जो ये घोषणा की थी ना, यही घोषणा आगे जाके 1919 के अधिनियम में तब्दील हो गई थी। यही घोषणा आगे जाके, देखो पहले घोषणा करते हैं फिर लागू होती है, तो यही घोषणा आगे जाकर 1919 के 1919 का अधिनियम बना। यही घोषणा आगे जाके 1919 का अधिनियम बना। यही घोषणा आगे जाकर 1919 का अधिनियम बनी। अब समझ में आ गया कि 1919 का अधिनियम कैसे बना था, कि जब अंग्रेजों के विपरीत माहौल बनने लगा, यहां हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी, कांग्रेस में एकता बढ़ी, फूट डालो राज करो की नीति कमजोर हो गई। ठीक है, प्रथम विश्व चल रहा था, इधर होम रूल आंदोलन चल रहा था, जिसने राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार किया। इससे अंग्रेज सरकार दबाव में आ गई और उन्होंने, आपको पता है, जो भारत सचिव था उसने भारतीयों में संवैधानिक सुधार करने के लिए घोषणा की। ठीक है, संवैधानिक सुधार करने के लिए घोषणा की। कब? 20 अगस्त 1917 को। उसे अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं, और यही घोषणा आगे जाके 1919 का अधिनियम बनी। तो अब 1919 का अधिनियम बन चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो अलग बात है। ठीक है, अब ये 1919 का अधिनियम बन गया। जो अगस्त घोषणा थी 20 अगस्त 1917 को की थी, वही जाके 1919 का अधिनियम बना। तो अब कौन सा अधिनियम बन गया? 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या है? तो हमने पढ़ा, इस अधिनियम को ही बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू जो आपको पता है सचिव था, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड वाइसराय था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते। तो 1919 का अधिनियम हुआ था। तो बताओ, आपसे कोई पूछ ले इस समय भारत सचिव कौन था? तो भारत सचिव जिसने घोषणा की थी, तो भारत सचिव था मॉन्टेग्यू। इस समय वायसराय कौन था? 1919 का अधिनियम आया था, चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। मतलब बताओ, चेम्सफोर्ड। इसलिए इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं।
तो इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू, 1919 के अधिनियम को ही बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। एक्ट बोल दो या अधिनियम बोल दो, एक्ट बोल दो या अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। क्यों? क्यों मॉन्टेग्यू भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था। 1919 का जब अधिनियम आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 1919 का अधिनियम लाया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड जॉर्ज। जब 1919 का अधिनियम लाया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी नाम याद रखना, डेविड जॉर्ज। डेविड जॉर्ज। जब 1919 का एक्ट लाया था उस समय एक तो भारत सचिव पूछ सकते हैं, एक वायसराय पूछ सकते हैं, और एक उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड जॉर्ज थे। कौन थे बताओ? डेविड जॉर्ज थे। ठीक है, ये कब रखा गया था ये अधिनियम? मई 1919 में ब्रिटिश संसद में रखा गया। ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया था? मई 1919 ब्रिटिश संसद में रखा गया। कोई भी अधिनियम बनता है तो पहले संसद में रखते हैं, फिर चर्चा होती है, फिर प्रस्ताव पारित होता है, फिर सम्राट के सिग्नेचर होते हैं, क्राउन के, और फिर यह कानून बनता है। तो क्वेश्चन आएगा 1919 के अधिनियम को ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया था? तो मई में रखा गया था। मई में ब्रिटेन की संसद में रखा गया था। ठीक है, और यह दिसंबर में पारित हुआ, दिसंबर 1919 में ब्रिटिश संसद से पारित। अभी ब्रिटिश संसद ने पारित किया है। दो सदन होते हैं संसद, जैसे हमारे संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां भी दो, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया। ब्रिटिश संसद ने पारित किया दिसंबर 1919 में ब्रिटिश संसद ने क्या कर दिया? पारित कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब संसद ने पारित किया, अब सम्राट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? सम्राट के पास। तो जुलाई 1920 में, जुलाई 1920 में सम्राट को बोलते क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, सम्राट को बोलते क्राउन। ब्रिटिश क्राउन ने हस्ताक्षर किए। अब ब्रिटिश सम्राट ने या ब्रिटिश क्राउन ने क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। अब ये प्रकाशित होगा, क्या होगा? गजट नोटिफिकेशन, राजपत्र में प्रकाशित होगा। ठीक है, या सीधा अपन इसको लागू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लागू होगा। अब ये क्या होगा? लागू। कब लागू हुआ? अब देखो, ब्रिटेन के सम्राट ने क्या कर दिया? सिग्नेचर कर दिए। ब्रिटेन के सम्राट ने क्या कर दिया? सिग्नेचर। अब ये लागू होगा। ये अधिनियम 1 जनवरी 1921 को लागू हुआ। यह अधिनियम 1 जनवरी 1921 को लागू हुआ। री क्वेश्चन आरएस में आया हुआ है। कैसा क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी समझ लो कि 1919 का अधिनियम कब लागू हुआ। ये सीधा क्वेश्चन है, 1919 का अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1919 का अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1921 में लागू हुआ। 1919 का अधिनियम है और 1921 में लागू हुआ। कब हुआ? 1921 में लागू हुआ। 1919 का अधिनियम है और 1921 में क्या हुआ? लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीजें याद रखनी है। 1917 में घोषणा हुई, जिसे बोलता है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा, ये आगे जाके 1919 का एक्ट बना और ये 1919 का एक्ट 1921 में लागू हुआ। यहां तक चीजें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुई। ठीक है, जिसे अगस्त घोषणा या मॉन्टेग घोषणा बोलते हैं। यही आगे जाके 1919 का अधिनियम बनी और ये 1919 का अधिनियम 1921 में लागू हुआ। तो 1919 का अधिनियम है, कब से लागू हुआ? 1921 से लागू हुआ। 1921 से लागू हुआ। अब इसमें आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों लाया गया वो भी समझ में आ गया। क्यों लाया गया उसको बोलते हैं पृष्ठभूमि। और उस समय भारत सचिव कौन थे, उस समय वायसराय कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, और ये याद हो या ना हो, ये तो याद होना चाहिए कि 1919 का अधिनियम कब लागू हुआ। ऐसा पूछ सकते हैं संसद में कब रखा गया, संसद ने कब पारित किया, क्राउन यानी सम्राट ने कब सिग्नेचर किए, और फाइनली लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1921 को। 1919 का अधिनियम 1921 में लागू हुआ। बस ये तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब अधिनियम आ गया, इसमें प्रावधान क्या कहते हैं? कोई भी अधिनियम होता है
तो उसमें कोई ना कोई प्रावधान होते हैं, प्रोविजन होते हैं, वो देखते हैं। 1919 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। 1919 के अधिनियम प्रमुख प्रावधान। और यहीं से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो यहीं से आता है कि 1919 के अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे। 1919 के अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये प्रावधान आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला प्रावधान देखते हैं, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत। मैं थोड़ा इजी समझाता हूं आपको, इजी समझाऊंगा ना ज्यादा अच्छे से याद होगा। अभी का एग्जाम्पल समझाता हूं। हमारे संसद है और एक होता है विधानमंडल, और एक बार पढ़ोगे ना जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरा आपको तो श्योरिटी है। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ लेना। संसद और एक तरफ क्या है, विधानमंडल। चलिए देखते हैं। संसद कहां होती है? केंद्र में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है संसद। केंद्र में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? संसद। राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है? विधानमंडल। राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल होती है। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। चलिए अब आपसे पूछिए, ये जो केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था है संसद, और इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य में कानून बनाने वाला विधानमंडल, विधानसभा और ये जो सिस्टम है ना राज्य वाला, ये तो हुआ 1935 के एक्ट में, और ये जो केंद्र वाला सिस्टम है ना वो हुआ 1919 के एक्ट में। यानी ये जो सिस्टम है ना, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये 1919 के एक्ट में शुरू हो गया था। और राज्य को बोलते थे पहले प्रांत। राज्य को क्या बोलते थे? प्रांत। प्रांतों में ये 2 सदन वाला सिस्टम है ना, ये 1935 के एक्ट में शुरू हुआ था। जहां पर 2 सदन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक। जहां 2 सदन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक। और कहां होते हैं? राज्यों में। अभी भी आपको देखो, भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कुंबाटी, कौन सी टी? कुंबाटी। तो जहां पर दोनों सदन होते हैं द्विसदनात्मक, जहां एक होता है एक सदनात्मक। तो बताओ राज्य को क्या बोलते थे? प्रांत। प्रांतों में द्विसदनात्मक, क्या द्विसदनात्मक? विधानमंडल। प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल, 2 सदन वाला विधानमंडल 1935 के एक्ट से शुरू हुआ था। केंद्र में 2 सदन, कौन से? लोकसभा राज्यसभा। केंद्र में 2 सदन वाला, जहां पर 2 सदन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक। क्या बोलते हैं? और संसद को बोलते हैं व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मीन संसद। तो द्विसदनात्मक जहां पर दोनों सदन है, व्यवस्थापिका। कहां? केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका कब शुरू हुई? 1919 में। प्रांतों में 2 सदन वाली कब शुरू हुई? 1935 के एक्ट में। ठीक है, अब यही तो लिखा अपन ने। कहां बताओ? ये 2 सदन वाली व्यवस्थापिका, 2 सदन वाली व्यवस्थापिका कहां? केंद्र में। ये कब शुरू हुई थी? तो बताओ, केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका कब शुरू हुई थी? 1919 के एक्ट। ठीक है, और यही पूछ ले, प्रांतों में 2 सदन वाली, केंद्र की जगह में यदि लिख दूं प्रांत, प्रांतों में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका 1935 के एक्ट में। आज के बाद ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, 2 सदन का मतलब है जैसा हमारे लोकसभा और राज्यसभा होती है, पहले ऐसा ही सिस्टम हमारे। ये सिस्टम शुरू कहां से हुआ? 1919 के एक्ट से। ठीक है, केंद्र में तो, और राज्यों में कब शुरू हुआ? 1935 से। आज के तम पर विधानसभा और विधान परिषद होती है, ये सिस्टम कब से शुरू हुआ था? 1935 के एक्ट से। ठीक है, और कहते हैं आज हमारे लोकसभा राज्यसभा होती है, यह सिस्टम 1919 के एक्ट से शुरू हुआ था। कब से हुआ था? 1919 के एक्ट से हुआ था। तो लोकसभा राज्यसभा जो आज हमारी है, ये कब से शुरू हुई थी? 1919 के एक्ट से। ठीक है, अब इसको आप समझ सकते हैं। केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका, लोकसभा और राज्यसभा,
कब से शुरू हुई थी? 1919 के एक्ट है। तो 1919 के एक्ट में पहला प्रावधान तो ये किया गया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत। यदि मैं इसकी जगह केंद्र की जगह प्रांत लिख दूं, प्रांतों में द्विसदनात्मक, प्रांतों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन दोनों को कंपेयर करके समझा रहा हूं, 1919 और 1935, ताकि लॉन्ग टर्म तक चीज याद रहे। यदि मैं लिख दूं केंद्र में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, ये 1919 में। मैं बोल दूं प्रांतों में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, वो 1935। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत कब हुई थी? 1919 के एक्ट में। कैसे? 2 सदन कौन कौन से हुए थे? एक तो हुआ था 2 सदन में राज्य परिषद, और एक हुआ था आपका, थोड़ा मैं ऊपर ही लिख देता हूं, दो सदन कौन कौन से? एक का नाम रखा राज्य परिषद, जो आज राज्यसभा कहलाती है ना, वो पहले राज्य परिषद कहलाई। आज जो राज्यसभा कहलाती है ना, वो पहले राज्य परिषद कहलाती थी। और आज जो लोकसभा कहलाती है ना, वो केंद्रीय विधान परिषद कहलाती थी। केंद्रीय, केंद्र देखो, विधान परिषद कौन सी? राज्य वाली नहीं, केंद्रीय, केंद्र में विधान परिषद है। केंद्रीय विधान परिषद कहलाती। तो देखिए, एक का नाम क्या बताओ? राज्य परिषद हो गया। क्या हो गया? राज्य परिषद। ठीक है, एक का नाम राज्य परिषद, और दूसरे का नाम क्या हो गया? केंद्रीय विधान परिषद। 2 सदन हो गए ना? कितने सदन हो गए? 2 सदन। मैं लिख देता हूं यहां, वर्तमान में इसको बोलते हैं राज्यसभा, इसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लोकसभा। वर्तमान में बोलते हैं इसको लोकसभा, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? लोकसभा। और ये लोकसभा राज्यसभा कहां होती है? केंद्र में ही तो होती है। कहां होती है? केंद्र में। तो बताओ, राज्यसभा को पहले किस नाम से जानते थे? राज्य परिषद। राज्यसभा, जिसे आज अपन राज्यसभा बोलते हैं, उसको पहले क्या बोलते थे? राज्य परिषद। कब? 1919। तो 1919 में इसको राज्य परिषद बोलते थे। इसका नाम राज्यसभा करा था 1954 में। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार बताया कि 1900 क्वेश्चन आएगा, राज्यसभा को पहले किस नाम से जानते थे? राज्य परिषद। राज्य परिषद का नाम बदलकर राज्यसभा कब करा? 1954 में। 1919 में राज्य परिषद की शुरुआत हुई थी, 1919 से लेके 1954 में इसका नाम चेंज हुआ। तो 1919 में राज्य परिषद, इसी राज्य परिषद का नाम 1954 में क्या कर दिया? राज्यसभा। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो आज राज्यसभा कहलाती है, पहले उसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? राज्य परिषद के नाम से। आज इसको अपन लोकसभा के नाम से जानते हैं, पहले इसको केंद्रीय विधान परिषद बोलते थे। चलिए, अब देखिए, ये कैसा सदन होता है? तो आप जानते हैं राज्यसभा उच्च सदन होता है, तो ये पहले उच्च सदन था। कैसा सदन था? उच्च सदन था। लोकसभा कैसा होता है? निम्न सदन, तो ये निम्न सदन था, ये निम्न सदन था, निम्न सदन था। ये उच्च सदन होता था, ये निम्न सदन। इसका कार्यकाल कितना है? ध्यान रखना, राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आज होता है 6 साल। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। राज्यसभा, लेकिन उस समय 6 साल नहीं होता था। हम तो 1919 के टाइम की बात कर रहे हैं, उसमें इसका कार्यकाल होता था 5 वर्ष। आज राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, उस समय कितना होता था? 5 वर्ष होता था। कितना होता था? 5 वर्ष। आज लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उस समय 3 वर्ष होता था। उस समय कहो 1919 की बात कर रहे हैं, उस समय 3 वर्ष होता था, 3 वर्ष होता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि उस समय कितना कितना होता था। ठीक है, फिर यदि बात करें, आपको तो आज हमारे राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, मनोनीत होते हैं। आज राज्यसभा में कितने? 245 है, आज है 245। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 निर्वाचित होते हैं, यानी मनोनीत और निर्वाचित दोनों है आज हमारे राज्यसभा में। तो उस समय भी दोनों होते थे। इसकी कुल सीटें कितनी होती थी? कुल सदस्य, उस समय कुल सीटें या कुल सदस्य होते थे 60। कितने? 60। 60 में से निर्वाचित कितने होते थे?
निर्वाचित, निर्वाचित होते थे 34 और मनोनीत कितने होते थे? 26। कौन मनोनीत करता था? गवर्नर मनोनीत करता था। आज कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। उस समय राष्ट्रपति तो होता नहीं था, गवर्नर मनोनीत करता था। कौन करता था? आज हमारी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति तो होता नहीं था, गवर्नर होता था, गवर्नर मनोनीत करता था। गवर्नर क्या करता था? मनोनीत करता था, ठीक है। चलिए, मनोनीत किसके द्वारा? 60, मनोनीत 60 गवर्नर द्वारा। इसी प्रकार बात करें, इसमें कुल सीटें कितनी होती थी? कुल सदस्य 145 होते थे। 145, 145। और इसमें भी निर्वाचित भी होते थे और मनोनीत भी होते थे। निर्वाचित कितने होते थे? 104। और मनोनीत कितने होते थे? 41, ठीक है। तो 104 निर्वाचित होते थे, ठीक है, 104 निर्वाचित होते और मनोनीत 41 होते थे। जैसे लोकसभा में पहले होते थे, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, अब तो ये प्रावधान समाप्त कर दिया। उस समय गवर्नर करता था। कौन करता था? गवर्नर करता था। ये पूरा स्ट्रक्चर है। और यहां से सेकंड ग्रेड में इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप पुराने पेपर उठा के देख लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस चार्ट से, इस चार्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो 1919 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान पढ़ रहे हैं। पहला ही प्रावधान जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है, क्वेश्चन आएगा, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1919 के एक्ट में हुई थी। केंद्र में 2 सदन बने थे, राज्य परिषद जो उच्च सदन होता था और केंद्रीय विधान परिषद ये निम्न सदन होता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। इसमें कुल सदस्य 60 होते थे, इसमें कुल सदस्य 145 होते थे, ठीक है। ये थोड़ा, और इसमें 60 में से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे। इसमें 145 में से 104 निर्वाचित होते थे और मनोनीत 41। कौन मनोनीत करता था? गवर्नर। तो मनोनीत किसके द्वारा होते थे? गवर्नर द्वारा होते थे। आज राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उस समय गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे। तो ये स्ट्रक्चर है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1919 केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका 1919 में, ठीक है। राज्य परिषद उच्च होती थी या निम्न होती थी। यहां से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला प्रावधान है 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत पहला जो प्रावधान किया गया वो ये किया गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत होगी। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की क्या होगी? शुरुआत होगी, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, इसमें जो राज्य परिषद बनाई गई थी, इस राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? इसमें जो राज्य परिषद बनाई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? नोट लगा के लिख लेते हैं। 1919 के एक्ट के तहत 1919 के एक्ट के तहत जो राज्य परिषद बनाई गई, बनाई गई 1919 के एक्ट के तहत क्या बनाई थी? राज्य परिषद बनाई गई। उसके प्रथम अध्यक्ष, उसके प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर मुडीमैन थे। के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर मुडीमैन थे। तो जो राज्य परिषद बनाई गई थी 1919 के एक्ट के तहत, जो उच्च सदन होता था, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उसके पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मुडीमैन। अलेक्जेंडर मुडीमैन, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये तो हो गया पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान देखते हैं 1919 के टेक्स्ट और क्या प्रावधान किए गए। इसमें विषयों को 2 भागों में देखिए, एक और नोट लगा देता हूं। केंद्र में आपसे कोई पूछ ले, केंद्र में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका 1919 के एक्ट में बनाई थी। प्रांतों में पूछ ले, केंद्र की जगह मैं लिख दूं प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो 1935। केंद्र में 1919, प्रांतों में 1935, क्या? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अब आ जाते हैं विषयों का बंटवारा।
इसको भी समझ लो थोड़ा। विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। देखिए 1919 के एक्ट में विषयों का बंटवारा दो सूचियों में किया गया, दो सूचियों में। और 1935 के एक्ट में विषयों का बंटवारा तीन सूचियों में किया गया, विषयों का बंटवारा तीन सूचियों में किया गया। तो 1919 के एक्ट में विषयों का बंटवारा दो सूचियों में हुआ। कौन सी? एक संघ सूची, जो केंद्र वाली सूची होती है ना, उसको बोलते हैं संघ सूची, जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक राज्य सूची, इसको बोलते हैं प्रांतीय सूची, जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है। तो 1919 के एक्ट में विषयों का बंटवारा दो सूची में हुआ, संघ सूची में और राज्य सूची में। लेकिन 1935 के एक्ट में शक्तियों का विभाजन, विषयों का विभाजन तीन सूचियों में हुआ। कौन कौन सी दो सूचियां तो पहले ही थी? संघ सूची, राज्य सूची, ये दो तो पहले ही थी। इसमें एक नई सूची आई, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। तो क्वेश्चन आएगा 1919 के अधिनियम में विषयों का बंटवारा कितनी सूचियों में था? तो 1919 के अधिनियम में विषयों का बंटवारा दो सूचियों में था। 1935 के अधिनियम में विषयों का बंटवारा तीन सूचियों में। और आज भी कितनी सूचियों में? आज भी ये तीन ही सूचियां हैं, आज भी ये तीनों सूचियां हैं। और इन तीनों सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में मिलता है, अनुसूची 7 में, अनुच्छेद 246 में मिलता है, अनुच्छेद 246 में मिलता है। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे बहुत अच्छे से पूछेंगे कि 1919 के अधिनियम में विषयों का बंटवारा कितनी सूचियों में था? दो ही सूचियों में था, संघ सूची और राज्य सूची। हाँ 1935 में तीन सूचियों में था, ठीक है। और कितने कितने विषय थे ये भी पूछेंगे। तो यहां 1919 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में यदि विषयों की बात करें तो संघ सूची में 47 विषय थे, राज्य सूची में 50 विषय थे। कब? 1919 के। यह भी पीटीआई में पूछा था। संघ सूची में कितने? 47, राज्य में 50। लेकिन 1935 में पूछे तो संवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संवर्ती सूची में थे 36, राज्य सूची में 54 और संघ सूची में 59। वो 1935 की बात है, हम तो 1919 का पढ़ रहे हैं। तो बहुत क्लियर हो गया, मैंने दोनों को तुलना करके बता दिया कि विषयों का जो बंटवारा है 1919 के अधिनियम में दो सूची में हुआ था, 1935 के अधिनियम में तीन सूचियों में हुआ था। तो हम तो 1919 का पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रावधान क्या है? इस एक्ट में विषयों का बंटवारा दो सूचियों में किया गया। इस एक्ट का मतलब 1919 के एक्ट में, इस एक्ट में विषयों का बंटवारा विषयों का बंटवारा दो सूचियों में किया गया। इस एक्ट में विषयों का बंटवारा कितने बताओ? दो सूचियों में किया गया। कितनी सूचियों में? दो सूचियों में किया गया। कौन कौन सी दो सूचियों में किया गया? दो सूचियों में किया गया। एक तो प्रांतीय सूची, जिसको राज्य सूची भी बोलते हैं, और एक संघ सूची, जिसको केंद्रीय सूची बोलते हैं, जिसको केंद्रीय सूची बोलते हैं। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 50 विषय, 50 विषय थे। और संघ सूची में 47 विषय थे। तो ये पता होना चाहिए किसमें कितने कितने विषय थे। तो 1900 इस एक्ट 1919 के एक्ट में विषयों का बंटवारा दो सूचियों में किया गया। 50 विषय है ना, वो तो प्रांतीय सूची में रखे, और 47 विषय संघ सूची में रखे। तो विषयों का जो बंटवारा है, विषयों का बंटवारा कितनी सूची में? दो सूचियों में किया गया। विषयों का जो बंटवारा है कितनी बताओ? दो सूचियों में किया गया 1919 के। विषयों का बंटवारा कितनी? दो सूचियों में किया गया 1919 में। और 1935 में तीन सूचियों में किया गया, 1935 में तीन सूचियों में किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये दूसरा प्रावधान था। ये क्या बताओ? दूसरा प्रावधान था। चलिए तीसरा प्रावधान देखते हैं। तीसरा प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में द्वैध शासन की
शुरुआत। की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की क्या की गई? शुरुआत की गई। अब ये द्वैत शासन क्या है थोड़ा समझ लो। द्वैत शासन, दोहरा शासन। यदि ये प्रांतों में पूछे, प्रांतों में दोहरा शासन, तो 1919 का एक्ट कर देना। और यही केंद्र में पूछे द्वैत शासन, तो 1935 का एक्ट कर देना। दोनों चीजें बता रहा हूं, गलती मत करना। प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैत का मतलब दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन 1919 के एक्ट में, और केंद्र में दोहरा शासन 1935 में। तो प्रांतों में द्वैत शासन पूछे 1900, द्वैत शासन का मतलब दो प्रकार, दो शासन। विषयों, देखिए प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 का एक्ट, और यही मैं पूछूं केंद्र में द्वैत शासन, तो 1935 का एक्ट। तो यदि मैं आपसे पूछूं प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई, तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919। यदि इसी की जगह मैं केंद्र लिख दूं, केंद्र में द्वैत शासन, तो 1935। 1935 द्वैत शासन का मतलब क्या वो समझ लो। द्वैत शासन का अर्थ होता है दोहरा शासन, दो, दोहरा शब्द, डबल। द्वैत शासन यानी दोहरा शासन। द्वैत शासन यानी दोहरा शासन। इसके जनक कौन है? द्वैत शासन के जनक कौन है? लियोनस कॉर्टियस इसके जनक है, लियोनस कॉर्टिस, लियोनस कॉर्टिस। द्वैत शासन के जनक आपसे पूछे, द्वैत का मतलब दोहरा शासन, और इसके जनक आपसे पूछे तो लियोनस कॉर्टियस। कौन बताओ? लियोनस कॉर्टियस। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। बांटा गया प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय, जो मुख्य मुख्य विषय थे ना वो आरक्षित विषय थे, और जो गौण विषय थे उन्हें बोलते हैं हस्तांतरित विषय। वो हस्तांतरित कर दिए भारतीय मंत्रियों के हाथों में। तो विषयों को दो, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। इसलिए कहते हैं प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई, तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। कुछ तो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के पास रहे, और कुछ भारतीय मंत्रियों को दे दिए। तो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो मुख्य मुख्य विषय थे, पैसों का मामला, पुलिस का मामला, राजस्व का मामला, ठीक है, वो तो गवर्नर के पास, और जो आपको बता नाम मात्र के विषय थे वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए। ठीक है, तो कहते हैं कि पूरी तरह प्रांतीय स्वायत्ता नहीं, आंशिक। ठीक है, आंशिक यानी कुछ विषय जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए, जो मुख्य मुख्य थे वो गवर्नर ने अपने पास रखे। तो विषयों को, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? आरक्षित विषय, ये किसके पास रहते थे? गवर्नर के पास रहते थे। आरक्षित विषय ये किसके पास रहते थे? गवर्नर के पास रहते थे। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को क्या बोलते थे? वाइसराय। वाइसराय, गवर्नर का नाम बदल क्या कर दिया था? वाइसराय। वे उसकी कार्यकारी परिषद को दिया गया। वे उसकी, गवर्नर जिसके माध्यम से काम करता था ना, गवर्नर की एक खुद की कार्यकारी परिषद होती थी। गवर्नर अकेला तो काम करता नहीं थी, उसकी परिषद होती थी, वह उसकी कार्यकारी परिषद को दिया गया। तो जो आरक्षित विषय थे, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका था? तो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार एक तो वाइसराय
और उसकी कार्यकारी परिषद को दिया गया। वही इन विषयों पर कानून बना सकते थे। ये महत्वपूर्ण विषय होते थे, ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण विषय क्या, जैसे ये महत्वपूर्ण विषय होते थे, ये महत्वपूर्ण या मुख्य विषय होते थे, ये महत्वपूर्ण विषय होते थे। जैसे पुलिस, पुलिस गवर्नर के हाथों में रहेगी तो फिर बाकी तो मामला खत्म है, ठीक है। पुलिस, वित्त यानी पैसों वाला मामला भी इन्हीं के पास होता था। न्याय, पेंशन, भूमि, अब सारे मुख्य मुख्य विषय तो इनके पास है। फिर भारतीय मंत्री क्या कर लेंगे, फिर भारतीय मंत्री, क्योंकि यदि पैसे भी चाहिए तो इनके पास आना पड़ेगा। पुलिस की आपको तो चाहिए तो भी इनके पास आना पड़ेगा, ठीक है। अकाल सहायता आ गई, ठीक है। सिंचाई आ गई, जलमार्ग आ गए, भूमि आ गई, सिंचाई आ गई, सिंचाई आ गई, जलमार्ग आ गए, जितने मुख्य विषय वो सब इनके पास थे। जलमार्ग आ गए, अकाल सहायता आ गई, अकाल पड़ गया तो सहायता है, अकाल सहायता। जब सारे मुख्य मुख्य विषय इनके पास हैं तो फिर भारतीय मंत्री क्या कर लेंगे, उन विषयों को लेके, उन विषयों को लेके क्या कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो मुख्य कारखाना, बिजली, गैस, ठीक है, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, बिजली, गैस, कारखाना, सार्वजनिक जो कह सकते हैं सेवाएं हैं, औद्योगिक विवाद, विवाद, सार्वजनिक सेवाएं, जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे सब इनके पास होते थे। ये महत्वपूर्ण विषय थे इनके पास, इत्यादि, जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे सब इनके पास होते थे, सब इनके पास होते थे। अब महत्वपूर्ण विषय को तो गवर्नर ने अपने पास रख लिया, वायसराय का गवर्नर ने अपने पास रख लिया, ठीक है। तो इनको बोलते हैं आरक्षित विषय। आरक्षित विषय किसके पास होते थे, ये क्वेश्चन आएगा। आरक्षित विषय गवर्नर यानी वायसराय और उसकी परिषद के हाथों में होते थे, वही इन पे कानून बना सकते थे। तो मुख्य मुख्य विषय तो इन्होंने ले ली, गवर्नर ने अपने अंडर ले लिए, ठीक है। अब दूसरे विषय कौन से थे, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। जो दूसरे विषय थे वो कौन से विषय थे, हस्तांतरित विषय थे। दूसरे विषय तो हस्तांतरित विषय, कौन सा था, हस्तांतरित विषय, ठीक है। ये किसके हाथों में होते थे, भारतीय मंत्रियों के हाथों में होते थे। इन विषयों पर कानून बनाने का जो पावर था वो किसके पास, भारतीय मंत्रियों के हाथों में था। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय मंत्रियों के हाथों में था, भारतीय मंत्रियों के पास था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। भारतीय मंत्रियों के पास तो था, ठीक है, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो विधानमंडल के प्रति, गवर्नर उत्तरदायी नहीं होता था, लेकिन ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो भारतीय मंत्री इन पे कानून बना सकते थे। जो हस्तांतरित विषय थे उन पे कानून भारतीय मंत्री बनाते थे। कानून बनाने का पावर किसके पास था, भारतीय मंत्रियों के पास था। और ये विधानमंडल के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। इनके पास कौन कौन से विषय होते थे, इनके पास कौन कौन से विषय होते थे, जैसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे वो सब इनको दे दिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो खर्चे वाले, खर्चे इन्हीं को करने सारे, शिक्षा, पुस्तकालय, शिक्षा,
पुस्तकालय, जिन पे पैसे खर्च होते हैं ना वो सब इनको दे दिए, ठीक है। शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय स्वशासन का समझते हैं, पंचायती राज और नगर निकाय। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं आपसे। 1919 के अधिनियम में, 1919 का अधिनियम पढ़ रहे हैं, 1919 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय था? तो बताओ कौन से में? हस्तांतरित विषय था। कौन सा? हस्तांतरित विषय। इसमें कौन कौन आते हैं स्थानीय स्वशासन में? पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज और नगर पालिकाएं इसमें आती है। जो आज अपना टॉपिक है ना, पंचायत पढ़ते हैं अपन, पंचायती राज नगर पालिकाएं, वो 1919 के एक्ट में, 1919 के एक्ट में किसमें आता था? हस्तांतरित विषयों में आता था। किसमें था? हस्तांतरित विषयों में आता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसके अलावा आबकारी उद्योग, आबकारी, एक्साइज जिसको बोलते हैं, मापतोल उद्योग इत्यादि, ये सब भारतीय मंत्रियों के हाथों में होते, यानी विश्व को दो भागों में बांट दिया। इसी को ही बोलते हैं द्वैध शासन। अब आपको समझ में आ गया होगा द्वैध शासन क्या होता है। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब, द्वैध शासन कहां शुरू हुआ? प्रांतों में। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट में शुरू हुआ। यदि मैं केंद्र लिख दूं तो वो 1935 हो जाएगा। द्वैध शासन का तो दोहरा शासन, ठीक है। इसके जनक कौन थे? लियोनस कार्टिस थे, ठीक है, लियोनस कार्टिस, ठीक है। और इन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन, इसका मतलब प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया, एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय, इसमें मुख्य विषय आते थे, मुख्य विषय शामिल, आरक्षित विषयों में मुख्य विषय शामिल होते थे। और हस्तांतरित विषय थे, उसमें गौण, गौण विषय शामिल होते थे, गौण विषय। जो मुख्य विषय थे वो आरक्षित थे, और आरक्षित विषय किसके पास? गवर्नर को दे दिए, गवर्नर को दे दिए। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को दे दिए, भारतीय मंत्रियों को दे दिए। विश्व को दो भागों में बांटना, कौन से विश्व को? प्रांतीय विश्व को दो भागों में बांटना, इसी को बोलते हैं प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट में हुई थी। किसमें? 1919 के एक्ट में हुई थी। यहां तक क्लियर? तो ये तीसरा था। चौथा देखते हैं, चौथा देखते हैं। केंद्र में केंद्रीय, केंद्रीय या केंद्र में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान। अब देखिए, लोक सेवा आयोग को बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। राजस्थान, देखिए लोक सेवा आयोग दो प्रकार का होता है। केंद्र में होता है तो इसको बोलते हैं यूनियन, पीएससी लिख दो, पीएससी, लोक सेवा आयोग पीएससी, पीएससी। केंद्र में होता है तो यूपीएससी, और राज्य में जैसे राजस्थान में तो आरपीएससी, राजस्थान में तो आरपीएससी। ये तो होता केंद्र में, केंद्र में लोक सेवा आयोग, और ये होता है राज्यों में लोक सेवा आयोग। किसी भी राज्य का नाम जोड़ना है तो लिख दो, राजस्थान है तो आरपीएससी हो गया, यूपी में तो यूपीपीएससी हो गया, एमपी में है तो एमपीपीएससी हो गया, हरियाणा में है तो एचपीएससी हो गया, पीएससी जोड़ दो बस। अब देखो, इसे बोलते हैं लोक सेवा आयोग। क्या बोलते हैं? लोक सेवा आयोग। अब बताओ, आपसे कोई पूछ ले केंद्र में लोक सेवा आयोग किस एक्ट के तहत बना, तो केंद्र में तो जो बना था ना वो 1919 के एक्ट के, और राज्यों में जो बना था ना, राज्यों में जितने भी राज्य हैं उनमें बना था वो 1935 के एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। जैसे राजस्थान में आरपीएससी किस एक्ट के तहत बनी? 1935 के एक्ट के तहत। जितने भी राज्यों में पीएससी बनी है ना, राज्यों में, राज्यों का मतलब प्रांतों में, वो 1935 के एक्ट के तहत। और केंद्र में जो यूपीएससी बनी है ना, वो 1919 के एक्ट के तहत बनी थी। 1919 के एक्ट में कहा गया था कि एक केंद्र में, कहा केंद्र में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए, केंद्र में। हाँ, वो बात है बाद में बना था, लेकिन प्रावधान तो कर दिया ना
1919 के एक्ट में। ठीक है, तो आपसे पूछिए यूपीएससी, जिसको आज अपन बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, आज अपन जिसको यूपीएससी बोलते हैं, पहले इसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ये किस एक्ट के तहत बना? 1919 के एक्ट के तहत। और प्रांतों में जितने भी लोक सेवा आयोग बने ना, वो 1935 के एक्ट के तहत बने। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस एक्ट के तहत बना था? 1919 के एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान। अब सुन लीजिए इस बात को। इसके लिए पहले क्या बना? ली आयोग। ली इसके अध्यक्ष थे। इसे रॉयल कमीशन भी कहा गया, शाही आयोग, रॉयल कमीशन, या बोल सकते हैं शाही आयोग। रॉयल कमीशन या शाही आयोग। इस रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे, ली, इसलिए इस आयोग का नाम हो गया ली आयोग। इसके अध्यक्ष यही थे, इसलिए हो गया ली। ली आयोग बोल दो, रॉयल कमीशन बोल दो, हिंदी में बोल दे शाही आयोग, बात एक ही। गठन 1923 में, 1923 में इस आयोग गठित होता है, फिर रिपोर्ट भी देता है, जांच वांच करता है। तो इसने रिपोर्ट दी थी अगले साल, रिपोर्ट 1924 में, और इस रिपोर्ट की सिफारिश, इसकी सिफारिश के आधार पर ली आयोग, कौन सा आयोग की? ली आयोग, जिसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी सिफारिश के आधार पर, इसकी सिफारिश के आधार पर, इसकी ली आयोग की सिफारिश के आधार पर, ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। गठन किया गया। और ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है ना, आगे जाके संघ लोक सेवा आयोग बना। ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, आगे जाके क्या बना? संघ लोक सेवा आयोग। उदाहरण ना, ये जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, इसी का बाद में नाम हो गया संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम कर दिया था यूपीएससी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी कर दिया था। जो आज यूपीएससी कहलाती है, वो किस एक्ट के तहत बनी थी? 1919 के एक्ट के तहत बनी थी। कब बनी थी? यूपीएससी बनी थी 1 अक्टूबर 1926 को। और जब बनी थी, उसके पहले अध्यक्ष बने थे यूपीएससी के, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के, रोस बारकर। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? रोस बारकर थे। यूपीएससी के पहले चेयरमैन पूछे, रोस बारकर थे, जब ये बनी थी 1926 में। ठीक है, तो यूपीएससी का गठन कब हुआ? 1926 में हुआ था। किस आयोग की सिफारिश पे हुआ? ली आयोग की सिफारिश पे हुआ, या रॉयल कमीशन की सिफारिश पे हुआ। उसके अध्यक्ष किस एक्ट के तहत बनी? तो 1919 के एक्ट। तो यूपीएससी 1926 में बनी थी, 1919 के एक्ट के तहत बनी थी, ली आयोग की सिफारिश पे बनी थी। ये आपको चीजें ध्यान होनी चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा है? 4 पॉइंट डिस्कस किए। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। 1919 का अधिनियम पूरा नहीं हुआ है, अभी 4 ही प्रावधान हुए हैं। चारों को मैं थोड़ा इधर बता देता हूं। एक तरफ लिखता हूं मैं 1919, ये आपका जो अब तक पढ़ा उसका रिवीजन करवा देता हूं मैं। 1935 आज जो पढ़े ना, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 1919 का एक्ट और 1935 का। पहला प्रावधान क्या पढ़ा? केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल, केंद्र में 2 सदन वाला विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में 2 सदन वाला विधानमंडल 1919 के एक्ट में। दूसरा प्रावधान क्या पड़ा?
दूसरा प्रावधान पढ़ा था विषयों का बंटवारा, कितनी सूचियों में? 2 सूचियों में विषयों का बंटवारा, 2 सूचियों में, संघ सूची और प्रांतीय सूची। तीसरा प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। और चौथा भी हमने देखा है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी बोलते हैं। ये सारे काम 1919 के तहत हुए। इसी को मैं आपको 1935 भी याद करा देता हूं। कैसे? केंद्र में 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, ये तो 1900। केंद्र की जगह में यदि प्रांत लिख दूं, केंद्र की जगह क्या लिख दूं मैं? प्रांत। प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल, प्रांतों में, वो 1935 हो जाएगा। क्लियर? विषयों का बंटवारा 2 सूचियां, और मैं लिख दूं विषयों का बंटवारा 3 सूचियां, तो वो 1935 हो जाएगा। 3 सूचियां। यदि मैं यहां लिखा है प्रांतों में द्वैत शासन, मैं यहां लिख दूं केंद्र में द्वैत शासन, तो 1935 हो जाएगा। 1935। यहां लिखा प्रांत केंद्रीय लोक सेवा आयोग, मैं यहां लिख दूं प्रांतों में लोक सेवा आयोग, प्रांतों में लोक सेवा आयोग, बस, और कुछ ही नहीं है। अब एक बार वापस देख लो, क्योंकि गलती हो जाती है बहुत बार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 सदन वाला विधानमंडल, 2 सदन वाला विधान, यदि पूछे केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल 1919, पूछे प्रांतों में तो 1935, और विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में 1919, 3 सूचियों में 1935। ठीक है। द्वैत शासन, द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन 1919, केंद्र में द्वैत शासन 1935। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, केंद्र में लोक सेवा आयोग 1919, प्रांतों में लोक सेवा आयोग 1935। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, समान है, लोक सेवा आयोग बना। ठीक है। केंद्र में लोक सेवा आयोग 1919, प्रांतों में लोक सेवा आयोग 1935। द्वैत शासन बना, केंद्र में द्वैत शासन 1935, प्रांतों में द्वैत शासन 1919। विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में 1919, 3 सूचियों में 1935। द्विसदनात्मक विधानमंडल, केंद्र में द्विसदनात्मक 1919, प्रांतों में 1935। बस ये 4 ही प्रावधान पढ़े हैं, द्विसदनात्मक, विषयों का बंटवारा, द्वैत शासन, लोक सेवा, ये 4 ही पॉइंट मैंने पढ़ाए आपको। लेकिन कौन सा कहां है, इसलिए मैंने तुलना करके लिखा दिया, लास्ट में आपका रिवीजन हो गया। तो 1919 का अधिनियम पूरा नहीं हुआ है अभी, तो हमने 1919 के अधिनियम के 4 प्रावधान पढ़े हैं, लेकिन ये 1935 के भी करवा दिए मैंने। 1919 और 1935 दोनों की तुलना करा के दोनों काम कर लिया आपने, ताकि कंफ्यूजन ना हो कभी। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। कल अपन 1919 के अधिनियम को पूरा कर लेंगे, आज पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। बार बार रिवीजन करें, बहुत ईजी है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा और अच्छे से करके लेके जाओगे आप। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।